फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी टू सॉल्व चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हमारे बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो आइए एक कंप्लीट वीडियो देखते हैं, पूरा एक चैप्टर को समराइज करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इससे बाहर कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। पूरे बोर्ड का हमने एक समराइज व्यू इस वीडियो में दिया है। तो आइए वन बाई वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कि आव्यूह है क्या। तो आव्यूह का अगर हम संधि विच्छेद कर दें बेटा, तो देखो आ माने होता है आयताकार, है ना, आयताकार, और व्यूह का मतलब होता है बेटा व्यवस्था। क्लियर। तो आव्यूह का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आयताकार व्यवस्था। जैसे आपने चक्रव्यूह सुना है ना, महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र है। चक्रव्यूह है ना, चक्रव्यूह यानी चक्रीय व्यवस्था, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना, सर्कुलर मैट्रिक्स। तो वहां पर चक्रीय व्यवस्था थी, सर्कुलर अरेंजमेंट थी, जिसमें से कि अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाए थे और मारे गए थे। आपने ऐसा महाभारत में पढ़ा है, सुना है। तो वैसे ही आयताकार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो आयत के रूप में हो। आयत के रूप में हो माने वो पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम के फॉर्म में होगी, है ना। जैसे आयत आपको इस तरीके से या तो ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए, है ना, जिसमें लेंथ और विड्थ, लंबाई चौड़ाई हो, उसे आयत कहते हैं। तो जो देखने में एक आयत की तरह नजर आएगी उसको हम आयताकार व्यवस्था या फिर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें तीन व्यक्ति हैं, रमेश, सुरेश और कल्लू, और इनके पास तीन ही तरह की वस्तुएं हैं, कॉपी, पेन और मोबाइल। ठीक है। तो रमेश के पास 3 कॉपी, 2 पेन और 1 मोबाइल है। सुरेश के पास 2 कॉपी, 4 पेन और 1 भी मोबाइल नहीं है, 0 मोबाइल है। इसी प्रकार से कल्लू के पास बेटा 2 कॉपी, 3 पेन और 4 मोबाइल है। तो अगर हम इसको रो और कॉलम के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख दें, 3 2 1 2 4 0 2 3 4, ये देखो, ये जो क्षैतिज लाइन है इसको हम रो कहते हैं, पंक्ति, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको कहते हैं कॉलम यानी स्तंभ, इस तरीके से। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो देखो 3 2 1 2 4 0 2 3 4, और इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख दें बेटा, तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। मैथमेटिक्स में इस तरह के नोटेशन को हम मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह में 3 क्षैतिज रेखाएं हैं और 3 ऊर्ध्वाधर हैं। क्षैतिज वाले को हम पंक्ति कहते हैं, ये पंक्तियां कहलाती हैं, पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर वाले को बेटा स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। तो इसका मतलब हो गया कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, रो, तो इसको हम रो बोला करेंगे, ROW, और स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबुलर इंफॉर्मेशन को, टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन को हमने रो कॉलम के रूप में लिख लिया, और इस व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। इस व्यवस्था को हम पलट के भी बना सकते हैं कि जैसे हम यहां पर कॉपी लिख लें, यहां पर पेन और यहां पर मोबाइल, और इधर हम रमेश, सुरेश और कल्लू, है ना, और इस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें। तो बताइए, रमेश के पास 3 कॉपी है, 2 पेन है और 1 पेंसिल है। इसी प्रकार से सुरेश के पास 2 कॉपी है, 4 पेन है और 1 भी पेंसिल नहीं है। इसी प्रकार से कल्लू के पास 2 कॉपी है, 3 पेन है और 4 पेंसिल, मोबाइल है, सॉरी। तो इस तरीके से इसी अरेंजमेंट को हम पलट के भी बना सकते हैं, ये भी सेम इंफॉर्मेशन को दर्शा रही है। तो एक ही सूचना को हम अलग अलग तरीके से रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, और इस व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि आपको आव्यूह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आव्यूह किसे कहेंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आव्यूह की परिभाषा लिखो, तो कैसे लिखेंगे हम, बताइए आव्यूह की परिभाषा। तो हम कहेंगे कि आव्यूह पंक्तियों एवं स्तंभों का एक क्रमबद्ध विन्यास है ना, क्रमबद्ध विन्यास है। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आव्यूह एक पंक्तियों और स्तंभों की आयताकार व्यवस्था है। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा कि आव्यूह
पंक्तियों एवं स्तंभों की आयताकार व्यवस्था है। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी चलेगा, आप कोई सी भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी हमारे पेपर में परिभाषा भी परिभाषित करने को भी आ जाता है कि आव्यूह को परिभाषित करिए, तो आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, क्रमबद्ध विन्यास है बेटा, है ना। इसमें क्रम मैटर करता है, जैसे आपने यहां देखा कि यहां क्रम मैटर करता है। अगर आपने ऐसे 3 2 2 लिखा है तो ये 3 2 2 निश्चित एक निश्चित चीज को बता रही है। ये रमेश, सुरेश और कल्लू के पास कॉपियों की संख्या को निरूपित कर रही है। अगर आप यहां डेटा चेंज कर देंगे तो इनकी संख्या बदल जाएगी, है ना। इसका मतलब एक ऑर्डर्ड है कि पहले रमेश का, फिर सुरेश का, फिर कल्लू का, है ना। अगर इसको आपस में चेंज कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा, सुरेश वाली इंफॉर्मेशन रमेश में चढ़ जाएगी और रमेश वाली इंफॉर्मेशन सुरेश में चढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए बैंक में यहाँ पर रमेश लिखा है, यहाँ सुरेश लिखा है, यहाँ रमेश का पैसा है, यहाँ सुरेश का पैसा है, कि रमेश के खाते में 3 लाख रुपए हैं और सुरेश के खाते में 2 लाख रुपए हैं। अगर इनको चेंज कर दें तो बताओ ऐसा जायज होगा? नहीं ना। सुरेश का पैसा रमेश के खाते में आ जाएगा और रमेश का पैसा सुरेश के खाते में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। आप ऑर्डर को, उसके क्रम को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रम एक निश्चित चीज को, एक निश्चित व्यवस्था को निरूपित कर रही है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैट्रिक्स कैसा अरेंजमेंट है बताओ? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ऑर्डर्ड माने क्रमबद्ध विन्यास है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आव्यूह की परिभाषा आएगी तो आप लिख लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आव्यूह की कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे बोर्ड के लिए। यहां से हमारे बोर्ड में 2 नंबर या 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। इस टॉपिक से छोटे छोटे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या है। तो कोटि को हम लोग, किसी आव्यूह को कोटि, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, उसको हम m/n से लिखते हैं। m/n, है ना। जैसे आप, कोई प्लॉट होता है तो आप कहते हो ना, या घर होता है, कमरा होता है, प्लॉट होता है, तो आप कहते हो कि भाई प्लॉट जो है वो 40/20 का है ना। यानी इसकी 40 लंबाई है और 20 चौड़ाई है ना। तो किसी भी प्लॉट, किसी भी कमरे, इनकी लंबाई, इनका जो डायमेंशन होता है उसको बाई, लेंथ बाई विड्थ, इस तरीके से बोला जाता है। तो वैसे मैट्रिक्स चूंकि एक आयताकार व्यवस्था है ना, तो मैट्रिक्स को भी हम m/n पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे m/n, जहां पर m जो है बेटा वो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यानी पंक्तियों की संख्या। m किसको निरूपित कर रहा है बताओ? पंक्तियों की संख्या। ठीक है बेटा, और n क्या निरूपित कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, है ना। इसी को हम m/n में लिखेंगे, तो इसी को हम कोटि कहेंगे। आपको याद रखना, हमेशा पहले पंक्तियां लिखी जाएंगी और बाद में स्तंभ लिखा जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। पंक्तियों की संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मगर पहले हमेशा पंक्तियां ही लिखी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस मैट्रिक्स की कोटि लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले आप इसमें पंक्तियां गिनोगे। तो देखो 1 और 2, 2 पंक्तियां हैं, तो यहां नीचे लिखेंगे 2, फिर बाई, है ना, इनटू का साइन लगाएंगे, वो बाई पढ़ा जाएगा। फिर कॉलम गिनेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो बताओ कितने कॉलम है? 1 2 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे। और इस तरीके से आप बोलोगे कि इस मैट्रिक्स की जो कोटि हो गई बेटा वो 2/3 हो गई, है ना। तो इसकी कोटि कितनी हो गई बताओ? 2/3। ठीक है, इस मैट्रिक्स की कोटि है 2/3। इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है बेटा। क्लियर? अगर कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव हैं, है ना, टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कुल अवयवों की संख्या। ठीक है बेटा, तो कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इनका गुणा कर देना है। m और n का गुणा कर देना है। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स की कोटि जो है वो m/n से दी जाएगी और कुल अवयवों की संख्या m × n होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
सपोज जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख के दिखाओ, कोटि लिख के दिखाओ, तो देखो 1 2 3 है ना, 3 पंक्तियां हैं, फिर इनटू का साइन लगाओ, फिर बताइए 1 2 2 कॉलम है, तो इसकी कोटि हो गई 3/2। इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स की कोटि को डिफाइन करेंगे, ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर कि हम किसी m/n कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए इस तरीके का संकेत प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स है A, तो Aij बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके आगे लिखेंगे m/n। ये m/n जो है वो आव्यूह की कोटि होती है, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। और Aij जो इसके अंदर लिखा हुआ है Aij, ये अवयव को बता रहा है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको बता रहा है। जैसे किसी मैट्रिक्स में 1 2 3 4 लिखा है बेटा, तो ये इस मैट्रिक्स के अवयव कहे जाते हैं, है ना। अवयव को अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे सेट चैप्टर में हमने एलिमेंट्स पढ़ा था, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर जो होता है उसको एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये अवयव को निरूपित कर रहा है। अब इसके आगे जो ये Aij लिखा है ना, ये Aij क्या बता रहा है? Aij, तो आई का मतलब है आईवी पंक्ति और जे का मतलब है जेवा स्तंभ। जैसे A23 लिखा है, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसका ये मतलब है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, तो इस बात को और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2 3 1, ठीक है बेटा। तो अगर इस मैट्रिक्स में हम देखें तो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में 1 2 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 ही स्तंभ हैं। तो ये पहली पंक्ति है, यानी i बराबर 1, i बराबर 2, i बराबर 3। i जो है वो पंक्तियों को दर्शाता है। ये है बेटा j बराबर 1, j बराबर 2, j बराबर 3। तो अगर हम इस एक को देखें, 1 को, ये पहला एलिमेंट जो है, तो बताओ ये इसके लिए i की वैल्यू कितनी है? 1, और इसके लिए j की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब ये अवयव जो है ये A11 कहलाएगा। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम जहां दोनों मिलती है वो इसका एड्रेस हो गया। तो हम पूछेंगे कि 1 का एड्रेस क्या है, तो बोलोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जैसे ये 2 है बेटा, 2, ये 2 कौन सी वाली रो में है बताओ? फर्स्ट रो में है। और कौन सी वाली कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में है। तो बोलोगे इसका एड्रेस, इसका पता जो है ये A12 हो गया। यानी इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है, जो पोजीशन है, वो A12 है। 1 माने फर्स्ट रो, 2 माने सेकेंड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जैसे आप किसी का घर बताते हो ना, पहली गली में दूसरा मकान, पहली गली में तीसरा मकान, दूसरी गली में चौथा मकान, वैसे ही पहली गली में दूसरा मकान, यानी पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, तो A13 हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो यहां पर इस 4 को ले लें, तो ये A21 हो जाएगा, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, यानी दूसरी गली में पहला मकान। जैसे ये 5 है, ये 5 क्या हो जाएगा बताओ? A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये 6 क्या हो जाएगा बताओ? A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये I और J क्या बता रहे हैं आपको? ये बात समझ में आ गई। I और J उस अवयव के, उस एलिमेंट के एड्रेस पोजीशन को बताते हैं। मैट्रिक्स में किसी एड्रेस को बताने के लिए, किसी एलिमेंट की स्थिति को बताने के लिए हम दो वेरिएबल I और J का यूज करते हैं। I और J से उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है, किस माध्यम से? रो और कॉलम के माध्यम से, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो I/J है वो पंक्ति उस अवयव की पोजीशन, स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है, Aij बड़ा ब्रैकेट लगा करके आगे उसकी कोटि लिख देते हैं। Ij अवयव को बता रहा है, बड़ा ब्रैकेट मैट्रिक्स का सिंबल है, m/n उसकी कोटि है। जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं Aij 2/3, तो ये एक मैट्रिक्स को बता रहा है, जो इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है बताओ? 2/3 कोटि है, ठीक है। इस तरीके से, यानी 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए
आइए इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ठीक है, यानी अभी मैंने बताया कि जो अवयव होते हैं, जो अवयवों की संख्या है वो m इंटू एन होती है ना। अवयवों की संख्या किसके इक्वल होती है, m इंटू एन के। अब आपसे कह रहा है 8 अवयव है, इसका मतलब m इंटू एन की वैल्यू 8 है। तो अब संभव कोटियों का क्या मतलब है, हर वो दो संख्या जिसका गुणा करके 8 बन जाए वो हमारे अवयव की कोटियां बनाएंगी। जैसे 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, 8 गुणा 1। देखो 1 गुणा 8 भी 8 है, 2 गुणा 4 भी 8 है, 4 गुणा 2 भी 8 है और 8 गुणा 1 भी 8 है। इन सभी पेयर का गुणनफल किसके इक्वल है बताइए, 8 के। तो ये सब हमारे अवयव की क्या हो गई बेटा, कोटियां हो गई। यानी 8 अवयव वाले अवयव की क्या क्या संभव कोटियां हैं। तो आंसर है 1/8, 2/4, 4/2 एंड 8/1। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हर वो दो संख्या का जोड़ा जिसका गुणा करके 8 बन जाए वो उस अवयव की कोटि हो सकती है। माने 1/8 का मतलब हो गया कि एक रो और 8 कॉलम, जैसे इस तरीके से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए ये एक मैट्रिक्स बना दिया जाए। अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में केवल बेटा एक ही रो है, देखो और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी कोटि क्या बन जाएगी बताओ, 1/8। 1/8 कोटि का अवयव है ना, इसमें एक ही पंक्ति है और 8 स्तंभ है। ऐसे ही 2/4 का क्या मतलब है, दो पंक्ति है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए इस अवयव की दो कोटियां हैं और 1 2 3 4 स्तंभ है। तो अगर इसकी कोटि लिखनी है तो क्या लिखेंगे, 2/4, है ना। तो यही सवाल में पूछा गया कि कितने विभिन्न कोटियां बनाई जा सकती हैं, यानी कितने अलग अलग प्रकार के अवयव बनाए जा सकते हैं। तो आंसर है कि 4 अलग अलग प्रकार की कोटियां संभव हैं, यानी 4 अलग अलग अवयव बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो आंसर लिखेंगे 1/8, 2/4, 4/2, 8/1, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अति लघुत्तरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 4 इसकी संभावित कोटियां हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कह रहा है बेटा कि एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसकी कोटि है देखो 3/2। ठीक है, 3/2 कोटि की अवयव है और इसका अवयव aij, देखो aij कैसे लिखा जा रहा है बताओ, 1/2 मॉड में i माइनस 3j। ठीक है, ये मैट्रिक्स का अवयव है और अब मैट्रिक्स की कोटि क्या बताओ, 3/2। 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, क्योंकि पहली वाली संख्या पंक्ति को बताती है और बाद वाली संख्या बेटा स्तंभ को बताती है। तो देखो इस तरीके से 3 पंक्तियां, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, और स्तंभ बताओ, 2 स्तंभ, 1 2। तो देखो एक यहां पर बनेगा, जहां दोनों काटती है वहीं पर एक एड्रेस बन जाएगा, एक घर बन जाएगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, है ना। कौन कौन से बनेंगे बताओ, तो बताओ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम है A22, A31 और ये हो गया बेटा A32, क्योंकि ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि ये 3/2, देखो 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं। अब इस अवयव का परिभाषा दिया गया है, देखो ये अवयव की परिभाषा कहलाती है। तो हमें इस अवयव की रचना करनी है, माने इन सभी वैल्यू की गणना करनी पड़ेगी। जरा ध्यान से समझो कि क्या इसका मतलब है। जैसे यहां लिखा है A11, तो A11 की गणना कैसे होगी, तो देखो पहली वैल्यू i होती है और दूसरी वैल्यू j होती है। तो बताओ यहां i की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और j की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। अब यही दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमें सवाल में दिया होगा। ये हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ बताइए, हाफ मॉड के अंदर i माइनस 3j। तो बताओ i की वैल्यू कितनी है, 1, 3, j की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया बेटा हाफ 1 माइनस 3, 1 में से 3 गया माइनस का 2, मॉड लगाएंगे तो 2 बनेगा बेटा। तो हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1। तो आप देख सकते हो कि A11 की वैल्यू आ गई 1, है ना। इसी प्रकार से A12, इसी प्रकार से
A12। तो बताओ A12 कैसे निकालोगे? हाफ आई की वैल्यू कितनी रखोगे? एक। पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है, ठीक है बेटा। चलो रखो, आई की वैल्यू एक, 3 इंटू जे की वैल्यू 2। तो देखो कितना आएगा, हाफ 1 माइनस 6, ये हो गया हाफ इंटू 5, क्योंकि मॉड लगा है तो माइनस किस में बदल जाएगा बताओ? प्लस में। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा? 5/2। तो बताओ A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। ठीक है। इसी प्रकार से आप A21 निकालोगे। देखो ये 21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बताओ A21 कैसे निकालोगे? अब आई की वैल्यू बेटा 2 हो गई, ये पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। तो बताओ जरा क्या बनाओगे? हाफ मॉड के अंदर 2 माइनस 3 इंटू 1। तो बेटा 2 माइनस 3 हो गया 1, माइनस 1 का मॉड तो 1 होगा, तो ये वैल्यू आ गई बताओ 1/2। तो इस तरीके से आप यहां क्या भर दोगे? 1/2। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे बताओ A22, बताओ A22 कैसे बनाओगे भाई? 2 हाफ आई की वैल्यू हो गई 2 माइनस 3 जे की वैल्यू हो गई 2। बताना जरा क्या आएगा? 2 माइनस 6, तो हाफ इंटू 4 है ना, 2 में से 6 घटाओगे तो 4, मॉड लगा दोगे तो माइनस का प्लस, 2 दूनी 4। तो बताओ बेटा A22 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, है ना। इसी प्रकार से आप A31 और A32 को भी कैलकुलेट करके यहां लिख देंगे और यही हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो मैट्रिक्स की रचना किस तरीके से करनी है, ये बात आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कई बार हमारे बोर्ड में एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन आव्यूह की परिभाषा पूछ लेता है ना। तो हमें आव्यूहों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हमें आना चाहिए, कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला टाइप है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। पहला पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। का कॉलम को कहते हैं स्तंभ और मैट्रिक्स है आव्यूह। ठीक है। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, यानी एक ही स्तंभ हो, ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक ही स्तंभ हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये लीजिए, बताइए इस मैट्रिक्स में कितने स्तंभ हैं? केवल एक। रो कितने भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं ऐसा ले लूं 1 2 3 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स की कोटी लिखूं बेटा तो देखो 3 रो हैं और एक कॉलम। देखो 1 2 3 है ना, 3 रो ऐसे ऐसे और एक कॉलम। इसका बताओ 1 2 3 4, 4/1। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम एक ही है, रो कितने भी हो सकते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसे आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक है। देखो यहां पर एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो। जैसे इस तरह का उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही बेटा रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स नाम ही बता रहा है जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा 1 2 3 4। अब इसमें बताओ पंक्ति एक ही है जबकि स्तंभ 1 2 3 4 हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां पर पंक्तियों की संख्या एक ही है, यानी इस आव्यूह की जो कोटि है वो 1/4 है। तो अगर एक ही पंक्ति हो और स्तंभ कितने भी हो, 3 हो 4 हो 2 हो 5 हो, स्तंभों की संख्या बदल सकती है मगर पंक्तियों की संख्या केवल एक ही हो जाए तो उस केस में ऐसे मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स के लिए एक रो होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं वर्गाकार आव्यूह। जैसा ही नाम ही बता रहा है, वर्गाकार आव्यूह माने जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम सेम हो जाए, है ना, वर्ग उसी को तो कहते हैं। इसका मतलब m बराबर n हो जाए, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो जाए। ठीक है, m बराबर n का मतलब है बेटा पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो जाए बेटा, उसे हम वर्गाकार आव्यूह कहेंगे। जैसे 2/2 A B C D, ये लीजिए इस मैट्रिक्स की कोटि है 2/2। या फिर जैसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी कोटि है 3/3। या फिर जैसे ए, इसकी कोटि है 1/1, 1/1 तो भी वर्गाकार है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, दो रो है दो कॉलम है, तीन रो है तीन कॉलम है। बस m इक्वल टू एन होना चाहिए। आप देख सकते हो इन सभी में m इक्वल टू एन है। m इक्वल टू एन हो जाए तो उसे हम वर्गाकार आव्यूह कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। देखो किसी मैट्रिक्स में, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, सपोज ये कोई 3/3 का एक मैट्रिक्स है। तो इसमें बेटा जो ये वाला ये एलिमेंट है, इस वाले लाइन को, इसको हम विकर्ण कहते हैं, इसको हम विकर्ण कहते हैं, विकर्ण विकर्ण, या इसी को हम डायगोनल भी कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, अंग्रेजी में डायगोनल, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। जरा इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो देखो ये A11 होगा, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, इस लाइन में आई और जे सेम सेम है। देखो 1 1 2 2 3 3। तो एक ऐसी लाइन जिस लाइन पर आई और जे सेम सेम हो जाए उसे विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण वाली लाइन है, यानी हमारे मैट्रिक्स का ये क्या है बताओ, विकर्ण है। जैसे आयत में विकर्ण होता है नहीं होता है, वैसे इस मैट्रिक्स का ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। याद रखना है कि ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली विकर्ण नहीं है। ये वाली विकर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए आई बराबर जे नहीं है। विकर्ण वाली लाइन कौन सी लाइन बनेगी बताओ, जिस लाइन के लिए आई किसके बराबर हो जाए, जे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से सीखिएगा कि आई बराबर जे है तभी विकर्ण कहलाएगी। ये वाली लाइन हमारे ज्योमेट्री में, ज्यामिति में बेटा, आयत में दो विकर्ण होते हैं, ये वाला भी विकर्ण होता है, ये वाला भी विकर्ण होता है ना, मगर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में सिर्फ ये वाली लाइन ही विकर्ण बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसके लिए आई बराबर जे होता है। विकर्ण अवयव की, विकर्ण की परिभाषा बनाई गई बेटा कि जिस लाइन पर आई बराबर जे बन जाए उसी को हम मैट्रिक्स में विकर्ण कहेंगे। इस वाली लाइन को हम विकर्ण नहीं कहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात और समझने वाली है कि अगर मान लो मेरे पास वर्गाकार आव्यूह है ए बी सी डी, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वर्गाकार आव्यूह में देखो ये विकर्ण है, ऐसे यहां पर ये वाली लाइन विकर्ण है। मगर आयताकार आव्यूह मिल जाए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, अब ये आव्यूह 2/3 है, दो पंक्ति और तीन स्तंभ की आव्यूह है, यहां पर m बराबर n नहीं है। ऐसे केस में यहां पर विकर्ण नहीं पाया जाएगा, है ना, यहां पर विकर्ण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहां आई बराबर जे वाली लाइन आप नहीं खींच पाओगे। कैसे नहीं खींच पाओगे, देखो जरा, इस आव्यूह के लिए अगर हम एड्रेस लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, A11, ये पहली पंक्ति है ना, A11 A12 A13, इसके लिए लिख के बताओ A21 A22 A23, बोलो बताओ। यहां पर देखो ये 2 3 आई बराबर जे नहीं है, तो अगर ऐसे लाइन खींचोगे बेटा तो 3 बार सभी के लिए बराबर बराबर आना चाहिए। अगर जे की वैल्यू 3 है तो आई की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए। मगर यहां 1 1 तो मिल गया, 2 2 तो मिल गया, मगर 3 3 है ही नहीं। इसका मतलब आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता। ठीक है, आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सीखिए इस बात को। आयताकार आव्यूह में विकर्ण नहीं होता, केवल वर्गाकार आव्यूह में ही विकर्ण होता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये विकर्ण है, यहां पर ये विकर्ण है, इसमें कोई विकर्ण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि विकर्ण के लिए आई बराबर जे का होना आवश्यक है। आई होप आपको मैट्रिक्स में विकर्ण क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा विकर्ण आव्यूह की। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो जाएं, जैसे मान लो 1 0 0 0 2 0 0 0 5। अब आप यहां देख सकते हो कि विकर्ण अवयव तो जिंदा हैं, विकर्ण वाली लाइन के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो गए। तो अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, विकर्ण अलग है और विकर्ण आव्यूह अलग है ना। विकर्ण एक लाइन है, जिस लाइन पर आई बराबर जे हो जाए उस वाली लाइन को विकर्ण कहेंगे। विकर्ण आव्यूह कब कहेंगे, जब विकर्ण वाली लाइन के अलावा सभी
जो उस लाइन के अलावा जितने अवयव हैं सब जीरो हो जाएं, केवल विकर्ण वाली लाइन ही जिंदा दिखे, उसके आगे पीछे के सब जीरो हो जाएं, तब ऐसे अवयव को बेटा विकर्ण अवयव बोलोगे। जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है। यहां भी देखिए, यहां देखो, देखो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है ना। विकर्ण वाली लाइन के अलावा अगर सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि अगर 1/1 का ही मैट्रिक्स है, जैसे 4 लिख दिया, ये विकर्ण 1/1 के मैट्रिक्स में यही विकर्ण अवयव है, क्योंकि अगर ये 1/1 का है तो इसका एड्रेस क्या होगा, A11। और विकर्ण अवयव कौन होता है, जिसके लिए I बराबर J हो जाए। तो यहां पर A11 4 है, और अगर विकर्ण अवयव बननी है तो ये जीरो नहीं हो सकता। यानी अगर 1/1 का मैट्रिक्स है और जैसे यहां पर हमने जीरो के अलावा कुछ भी लिख दिया तो ये विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो कल को अगर आपको कोई ऐसा 5 लिख के पूछे कि बताओ क्या विकर्ण अवयव है, तो आंसर है यस, क्योंकि विकर्ण अवयव होने के लिए विकर्ण अवयव को अशून्य होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, और यहां पर तो यही विकर्ण अवयव है। और आप देख सकते हो शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी एक विकर्ण अवयव है। ऐसे सवाल हमारे कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। चलिए, तो एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो जाए उसे क्या कहोगे, विकर्ण अवयव, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स, इसी को हिंदी में कहेंगे अदिश अवयव। तो आइए समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। तो देखो, अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव एक समान हो जाए, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब आप मुझे बताओ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में भी इसके सभी अवयव समान हो गए, तो समान हो गए तो इसका एक स्पेशल नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। अगर ये सभी अवयव अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये केवल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मगर अगर सभी अवयव एक जैसे हो गए तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, मगर उसमें एक स्पेशल केस भी बन गया, ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया। तो स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब किसी विकर्ण अवयव के सभी विकर्ण अवयव समान हो जाएं। देखिए यहां पर, ये देखिए, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, है ना। सभी विकर्ण वाले अवयव समान हो जाएं तो उसे हम अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, बी आई जे इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये होता है A12, ये होता है A13, ये है A11। तो बताओ 1 2 1 3 में आई नॉट इक्वल टू जे होता है कि नहीं होता है, यहां पर आई और जे तो बराबर नहीं है। तो जब आई बराबर जे नहीं है तो उसका मान तो शून्य आना चाहिए। तो देखो यहां पर है ना, देखो लिखा हुआ आई बराबर जे नहीं है तो उसका मान होना चाहिए शून्य। और जब आई बराबर जे हो जाए तो उसका मान कुछ के माने कोई संख्या, जैसे 5 3, जैसे मैंने 3 3 का एग्जाम्पल लिया है ना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं √3 हो जाए, -1 -1 समान होनी चाहिए, जो भी हो एक समान हो, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका यूज हमारे इस चैप्टर में बहुत होना है ना। सबसे ज्यादा यूज हम इसी को करेंगे, तत्समक अवयव को। तो आइए समझते हैं तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, बट यहां पर डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाए, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लीजिए, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यस। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा से सभी अवयव शून्य हो जाए। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस। स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट एक समान हो जाए। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यस। अगर स्केलर मैट्रिक्स में k की वैल्यू 1 हो जाए, माने सभी अवयव एक एक, केवल एक 1 है ना, 2 भी नहीं चलेगा, 2 2 2 तो वो स्केलर है, 3 3 3 तो स्केलर है, 4 4 4 तो वो स्केलर है। मगर 1 1 1 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हम 1 1 1 वाले को एक नया नाम देंगे, 1 1 वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, शून्य अवयव।
जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को बेटा हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जीरो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का हो सकता है ना। वो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, वो रो वाला भी हो सकता है, कॉलम वाला भी हो सकता है, कैसा भी हो जाए, अगर सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं तो उसे हम शून्य आव्यूह या फिर जीरो मैट्रिक्स या फिर उसी को नल मैट्रिक्स कहेंगे। शून्य आव्यूह को हम जनरली कैपिटल ओ से दिखाते हैं। और इसी प्रकार से बेटा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसको हम कैपिटल आई से दिखाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से और नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ या बड़ा जीरो बना करके भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? जिसके सभी अवयव शून्य हो जाएं। तो ये कुछ मैट्रिक्सेस की टाइप थी, आव्यूहों के प्रकार थे। इनके कभी कभी हमारे बोर्ड में शॉर्ट आंसर 1 नंबर या 2 नंबर में परिभाषित करने को आ जाएगा या फिर उदाहरण सहित परिभाषित करने को आएगा। तो पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके आप उदाहरण बता देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से हमारे बोर्ड में 2 नंबर का एक सवाल गारंटी का आता है, हर साल आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है आव्यूहों की समानता, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी को हम बराबर कब कर सकते हैं, है ना। जब बीच में बराबर लगाया जाए तो इसे हम इक्वेलिटी कहते हैं, है ना। इक्वल करते हैं आप, तो दो आव्यूह बराबर कब होंगे? तो देखो इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो कि पहले यह समझना होगा कि आव्यूह है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आव्यूह जो है वो एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। हम वस्तुओं को रो और कॉलम के फॉर्म में लिख दें या किसी भी इंफॉर्मेशन को लिख दें तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगी, दो व्यवस्थाएं बराबर कब होंगी? जब उनमें लंबाई चौड़ाई सब एक जैसी हो जाए, है ना। जैसे मान लो बेटा एक मैट्रिक्स ऐसा है, मान लो आपके घर का एक कमरा ऐसा है और एक कमरा ऐसा है, दोनों में वही 6 अवयव हैं, यानी दोनों का एरिया सेम है, मगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डायमेंशन बदल गया, इनकी व्यवस्था बदल गई, अरेंजमेंट बदल गया। आप देख सकते हो कि ये 2/3 का है और ये 3/2 का है। क्या इनकी कोटि सेम है? नहीं ना। तो जब कोटि सेम नहीं है तो क्या ये दोनों दोनों सेम कहलाएंगे? जैसे मान लो आपके घर का कोई कमरा है, एक कमरा बेटा 15/10 का है और एक कमरा 10/15 का है। तो क्या ये दोनों सेम? दोनों का एरिया तो सेम है, 15 गुणा 10 150 और 10 गुणा 15 भी 150, एरिया तो सेम है, मगर इनकी लेंथ और विड्थ अलग अलग हो गई। तो ये दो अलग कमरे कहलाएंगे, ये दो अलग अरेंजमेंट कहलाएंगे, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। वैसे यहां पर देख सकते हो इसमें भी 6 अवयव है, इसमें भी 6 अवयव है, मगर इनकी कोटियां अलग अलग हैं। तो आव्यूह समान कब होते हैं? जब उनकी कोटियां समान हो। तो पहली शर्त तो यही है कि कोटियां समान होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे पहली शर्त, दो आव्यूहों की अगर कोटियां समान हो जाएं तो ही वो बराबर होंगे, अगर कोटियां समान नहीं है तो वो बराबर नहीं होंगे। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या सिर्फ कोटियां समान होने से आव्यूह समान हो जाएंगे? मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों कमरे सेम डायमेंशन के हैं, 15/10 15/10। तो क्या सिर्फ 15/10 का डायमेंशन होने से कमरे सेम हो जाएंगे? जैसे आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों सेम डायमेंशन के हैं, लेंथ और विड्थ सेम सेम है, बट एक कमरे में आप रहते हो और एक कमरे में पापा जी रहते हैं। तो आपका कमरा अलग होगा, उसमें अलग, उसमें टेबल होगी, चेयर होगी, है ना। आपका अपना कंप्यूटर लैपटॉप हो सकता है, आपका अपना कबर्ड हो सकता है जहां पर आप अपनी बुक्स किताबें रखते होंगे, बुक्स रखते होंगे, कपड़े रखते होंगे, शूज रखते होंगे, बैग रखते होंगे। पापा का कमरा अलग होगा, आपका कमरा अलग होगा। तो क्या दोनों के अंदर का जो अंदर का उसका डेकोरेशन है, अंदर का इंटीरियर है, क्या वो भी सेम होगा? नहीं ना। तो कोई व्यक्ति अगर आपके कमरे में घुसेगा और फिर पापा के कमरे में घुसेगा तो क्या दोनों को सेम बताएगा? नहीं। तो इसका मतलब दो आव्यूह केवल कोटियां समान होने भर से समान नहीं हो जाएंगी। फिर क्या शर्त होगी? उसके अंदर के सब कुछ भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे अगर किसी कमरे, आपके कमरे में मैं घुस गया, फिर दोबारा मैं घूम फिर के आऊं और आपके कमरे में दोबारा घुस जाऊं, तो वही व्यवस्था मुझे दोबारा दिखाई देगी। तो मैं कहूंगा कि अरे ये तो मैं सेम कमरे में आ गया, है ना। मगर अगर पापा के कमरे में घुस जाऊं तो वहां व्यवस्था बदल चुकी होगी। कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जो आपके कमरे में होंगी, पापा के कमरे में नहीं होंगी। वो कमरा देखते ही पहचान जाऊंगा, अरे ये तो मैं दूसरे कमरे में आ गया, है ना। तो पहली बात तो कोटियां समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त होगी बेटा उनके जो संगत अवयव हैं, संगत अवयव,
समान होने चाहिए। संगत अवयव समान होने चाहिए का मतलब पहले मैट्रिक्स का A11 दूसरे मैट्रिक्स के B11 के बराबर, इसका A12 इसके B12 के बराबर, इसका A21 इसके B21 के बराबर, यानी A11 B11 के संगत हो गया ना। आइए सेम सेम कर लो। तो ऐसे अवयव संगत अवयव कहलाएंगे और वो दोनों सेम सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, इन दोनों शर्तों का पालन हो जाए, तब तो वो दोनों अवयव समान अवयव कहलाएंगे, अदरवाइज समान अवयव नहीं कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और यहां पर मैं लिख दूं 5 6 7 8 और ये मान लो ये A है और ये B है। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या A और B समान हैं, तो आंसर है नो, ये समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का कोटि तो सेम है, 2/2 2/2, मगर अंदर के अवयव अलग हैं बेटा। पहले आव्यूह में 1 2 3 4 है, जबकि दूसरे आव्यूह में 5 6 7 8 है। इसका मतलब ये दोनों आव्यूह किसी भी जीवन में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अब सपोज मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 और यहां पर बेटा इक्वल साइन लगा करके यहां पर लिख दूं ABCD। अब अगर मैंने बीच में इक्वल साइन लगा दिया, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों आव्यूह समान है। और अगर ये दोनों आव्यूह समान है तो पहली बात तो कोटि सेम होनी चाहिए, तो कोटि तो सेम है, देखो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। फिर इनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो आप बताओ ये A किसके संगत है? 1 के, तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से बेटा इस B की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से बेटा ये जो C की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और जो D की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से संगत अवयव के बराबर हमें करनी पड़ेगी। आई होप आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों की समानता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बताओ ABC XYZ का मान क्या होगा। अब बेटा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो संगत अवयव समान होंगे। तो हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए लिखेंगे तुलना करने पर। जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो उनकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम तुलना करेंगे, बताओ तुलना करने पर क्या आएगा? x+3 किसके इक्वल? 0 के। बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। इसी प्रकार से बेटा इसकी तुलना इससे हो जाएगी, z+4 किसके इक्वल? 6 के इक्वल। तो बताओ z की वैल्यू 6 - 4, z की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये देखो 2y - 7 किसके इक्वल? 3y - 2 के। अब आप y वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, ये -2 इधर आके +2 -7 और ये 3y - 2y। देखो ये y और ये आ गया -5। बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखो -6 के इक्वल है ना। a-1 किसके इक्वल है कि बताओ? -3 के, है ना। संगत अवयव की तुलना करनी है। तो बताओ a-1 हो गया -3, तो a की वैल्यू हो गई -3 + 1, यानी a की वैल्यू आ गई -2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से देखो ये 2c + 2 है ना, ये किसके इक्वल होगी बताओ? ये इस वाले 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये भी देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। तो बताओ 2c + 2 किसके इक्वल है बेटा? 0 के। तो देखो 2c की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई -1, 2 से 2 में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर कंपेयर करें, देखो यहां पर तुलना करें, तो बताओ यहां से 2b + 4 बताओ किसके इक्वल होगा? b - 3 के, है ना। ले आओ इधर 2b - b और ये -3, इस 4 के इधर ले जाओ -4, तो b की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, और -21 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल। कांस्टेंट संख्या जब आ जाए तो संख्या के इक्वल होगी, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने x z y a b c ये सभी मान हमने ज्ञात कर लिए। तो दो आव्यूहों के बराबर होने का क्या मतलब होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बराबर होने का मतलब है उनके सभी संगत अवयव को बराबर करना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, आपको दो मैट्रिक्स यहां पर इक्वल कर दिया गया है ना, बीच में बराबर साइन लग रहा है। तो कह रहा है बताओ कि ABCD का मान क्या होगा। तो बिल्कुल सेम सवाल हो गया, आप सिंपली लिख देंगे तुलना करने पर, है ना। चलिए तो तुलना करिए, तो तुलना करेंगे बेटा इस तरीके से।
तुलना करने पर बताओ 2a प्लस बी किसके बराबर, 4 के। ये हो गया समीकरण 1। फिर देखो a माइनस 2b किसके बराबर, -3 के बेटा। ये हो गया समीकरण 2। फिर बताओ 5c माइनस डी किसके बराबर, 11 के। ये है समीकरण 3। और बेटा 4c प्लस 3d किसके इक्वल है, 24 के। ये है समीकरण 4। तो 4 समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों को सिंपल हम अपने मैथमेटिक्स में जैसे हम वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वहां से ए बी की वैल्यू आएगी, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो सी और डी की वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहां से इसको विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो देखो यहाँ -2b है, यहाँ b है, तो क्या कर दें, समीकरण 1 गुणा 2 प्लस समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, a प्लस 2b बराबर 8, और ये आ गया बेटा a माइनस 2b बराबर -3। ये लीजिए कट गया, 5a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू आप उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। तो बताओ समीकरण 1 से 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 4, बी की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2, बी की वैल्यू आ गई बेटा 2। इस तरीके से आपने देखा कि आपने ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप समीकरण 3 और 4 से सी और डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 3d है और यहाँ पर -d है, तो समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दो, 3d बन जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 3d से 3d कट जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे कि भाई समीकरण 3 गुणा 3 प्लस समीकरण 4। ये लीजिए, तो बताओ 15c माइनस 3d बराबर 33, 4c प्लस 3d बराबर 24। जोड़ दो बेटा, 3d से 3d गया, 19c बराबर 4 3 7 3 2 5, c की वैल्यू आ गई 57/19, 19 यहाँ 57 होता है, c की वैल्यू आ गई 3। यही c की वैल्यू उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए। तो बताओ समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से बताइए क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी की वैल्यू 3 माइनस डी बराबर 11, 15 माइनस डी बराबर 11, 15 माइनस 11 बराबर डी, तो ये हो गया बेटा 4। देखो डी की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। ये हमारे बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आता है बेटा। इस तरीके से तुलना करके आपको ABCD का मान निकालना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, तो कह रहा है इस आव्यूह की कोटि बताओ। तो कोटि के लिए हम रो और कॉलम का काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 और 1 2 3 4, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो बताओ कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 3/4। फिर कह रहा है अवयवों की संख्या। तो मैंने आपको बताया अवयवों की संख्या निकालने के लिए इनका गुणा कर देते हैं, तो कितने अवयव हो जाएंगे, 12। फिर कह रहा है A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। देखो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, दोनों कहां मिलेंगी, 19 पर। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी हो गई, 19। 2 1 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, दोनों यहां मिल रही हैं। बताओ कितनी वैल्यू हो गई, 35, है ना। ऐसे ही A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, यहां मिल रही है, तो कितना आया बताओ, -5। इसी प्रकार से A24 निकाल सकते हैं, सेकेंड रो 4 कॉलम। ये देखो सेकेंड रो है और देखो ये वाला फोर्थ कॉलम है, कितनी वैल्यू आई बताओ, 12, है ना। इसी प्रकार से A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला, तो कितनी है, 5/2, है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बेटा किसी आव्यूह में किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। ठीक है, कह रहा है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। ठीक है, लीजिए किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 24 अवयव है, अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, m इंटू एन के। तो बताओ m इंटू एन किसके बराबर है, 24 के। अब आपको बतानी है कि संभव कोटियां क्या होंगी। तो मैंने बताया हर वो दो संख्या जिसका गुणा करके 24 आ जाए वो इसकी कोटि बनाएंगी।
तो बताओ पहली कोटि क्या आएगी, पहली कोटि आएगी 1/24, क्योंकि 1 गुणा 24 करेंगे तो 24 आएगा। फिर बताओ 2 गुणा 12, फिर बताओ 3 गुणा 8, है ना, फिर बताओ 4 गुणा 6, फिर बताओ 6 गुणा 4, है ना, फिर बताओ 8 गुणा 3, फिर बताओ 12 गुणा 2, फिर बताओ 24 गुणा 1। ये सभी जोड़े जो हैं इन सबका गुणा करके 24 प्राप्त होगा। तो ये सभी के सभी कोटियां बनाएंगी। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, यही वो संभावित कोटियां हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कभी कभी ये पूछता है कि संभावित कोटियों की संख्या बताओ, तब हम 8 लिख के आगे बढ़ जाते, मगर यहां पर कोटियां क्या है ये लिखनी है तो आप ये आंसर लिखोगे। ठीक है, फिर कह रहा है बेटा अगर 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब आपको मालूम है 13 एक अभाज्य संख्या है, और अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका गुणनखंड संभव नहीं है। उस केस में केवल 2 ही कोटियां बनेंगी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, है ना, क्योंकि इन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करके 13 बनेगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका गुणा करके 13 बनेगा। तो अगर 13 अवयव हैं तो ये बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो जैसे हमने 24 का कराया, आप ऐसे ही 18 का कर सकते हैं। हर वो 2 संख्या जिसका गुणा करके 18 आ जाए, m इंटू एन की वैल्यू 18 आनी चाहिए। तो बताओ 1 गुणा 18, है ना, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, बोलो बेटा, फिर 6 गुणा 3, फिर 9 गुणा 2, फिर 18 गुणा 1। ये सभी वो कोटियां हैं, वो सभी पेयर हैं जिनका गुणा करके 18 आएगा। फिर कह रहा है अगर 5 अवयव हो तो देखो अगेन 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, क्योंकि 5 का गुणनखंड नहीं हो सकता। अभाज्य वाले केस में हमेशा 2 ही कोटियां संभव हैं, जैसे 13 5 17, ये सब बेटा अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं वाले केस में 1 गुणा 13 13 गुणा 1, 1 गुणा 5 5 गुणा 1, इस तरीके से ही केवल बनेंगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि 2/2 का आव्यूह बनाना है जिसके अवयव इस प्रकार से दिए गए हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आव्यूह की रचना करना सिखाया था, आई जे की वैल्यू रख रख के सभी मान निकाल लेंगे, है ना। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जैसे मैंने आपको अभी जब कॉन्सेप्ट सिखाया था वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन डिटेल में करके दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखो, यहाँ तुलना करनी है आपको, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सिंपली बराबर लग रहा तो क्या कर देंगे, तुलना। देखो यहाँ y की वैल्यू 4 है ना, यहाँ बताओ z की वैल्यू 3, यहाँ बताओ x की वैल्यू 1 और 5 तो बेटा 5 के बराबर है। तो देखो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप यहां पर भी कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, देखो 2 2 से मैच कर गया, और 5 प्लस जेड की वैल्यू बेटा 5 है, और x इंटू वाई की वैल्यू 8 है। देखो यहां से z की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 5 से 5 ऐसे कट गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में कई बार आ गया है ना। यहाँ पर समीकरण हल करने का थोड़ा एक ट्रिक है, आइए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, तो देखो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ गई और x इंटू वाई की वैल्यू 8 आ गई। तो यहां पर इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, एक समीकरण में प्लस है और एक समीकरण में गुणा है। आपको जो ज्यादातर समीकरण मिलते हैं या तो उनमें बीच में प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है ना, प्लस माइनस वाले समीकरण है, मगर ये बेटा गुणा वाला समीकरण है। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था वो प्रयोग करनी पड़ती है। बताओ कैसे प्रयोग करोगे। तो यहां से देखो, अगर हम इसको समीकरण 1 लिख लें और इसको समीकरण 2 लिख लें, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस 1 समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 से वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। आइए रखते हैं। तो बताओ जरा, समीकरण देखो 2 में जाएंगे तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस एक्स बराबर है बेटा 8 के, अंदर गुणा करो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, सबको एक तरफ ले चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, 4 दूनी 8, फैक्टर कर लीजिए, x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर में 0। तो देखो x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो बताओ यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 4 और 2 6 होता है। और अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस प्रकार से आंसर बताइए क्या आ गया, आंसर आ गया, 2 आंसर बनेंगे, एक बारी 4 और 2, एक बारी 2 और 4। तो अगर 4 लेंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू तो बेटा 0 ही रहने वाली। देखो z तो बदलने वाला नहीं है।
दूसरा आंसर क्या बनेगा, या फिर ये वाला आंसर बनेगा, है ना, या लगा करके, या दूसरा आंसर है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। तो या तो ये आंसर या ये आंसर। तो पेपर में आप ऐसा या करके दोनों लिख के दिखाओगे कि ये भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे बेटा ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी बताओ, 9। x प्लस जेड की वैल्यू है 5, y प्लस जेड की वैल्यू है 7। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। यहां से हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। तो समीकरण 1 में से क्यों ना समीकरण 2 को घटा दिया जाए, बोलो भाई। तो बताओ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5। माइनस करो, देखो ये माइनस माइनस, x से x कट गया, z से z कट गया और यहां हो गया y की वैल्यू 4। ठीक है, इस तरीके से। अब यही y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो बेटा। तो बताओ समीकरण 3 से बताओ y की वैल्यू 4 रख दो, 4 प्लस z बराबर 7। तो z की वैल्यू आ गई 3। देखो y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो बताओ समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा, समीकरण 1 से बताओ x प्लस वाई की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 बराबर 9। तो x की वैल्यू आ गई 2, है ना, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। इस तरीके से x y z की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो आई होप आपको ये दो नंबर वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन बेटा, यहां पर देखो दोनों इक्वलिटी है, ये तुलना वाला ही सवाल है। यहां पर भी आपसे ABCD की वैल्यू पूछी गई है कि ABCD की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो तुलना करनी पड़ेगी। तो जब तुलना करेंगे तो बताओ यहां पर a माइनस बी की वैल्यू -1 के इक्वल है, और यहां बताइए 2a प्लस सी की वैल्यू 5 के इक्वल है। ये समीकरण 1, समीकरण 2। इसी प्रकार से 2a माइनस बी की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल है, और 3c प्लस डी की वैल्यू बेटा 13 के इक्वल है। ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब आप पहले समीकरण 1 और 3 को हल कर लीजिए, क्योंकि इसमें a और b है। देखो यहां पर भी माइनस बी है, यहां पर भी माइनस बी है, तो सिंपली माइनस कर लीजिए। तो आप समीकरण 1 में से समीकरण 3 को माइनस कर दीजिए। तो बताइए a माइनस बी बराबर -1, और यहां बेटा 2a माइनस बी बराबर 0। माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। देखो ये घटाओगे तो माइनस का a और यहां आएगा माइनस का 1। a की वैल्यू आ गई बेटा 1। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू आपने 1 ज्ञात कर लिया। अब यही a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या 3 में रख दो। तो अगर मैं समीकरण 3 से ले लूं, समीकरण 3 से b बराबर है 2a और a की वैल्यू 1, तो देखो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बेटा, देखो a और b आ गया। अब अगर यही हम a की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें, बताओ समीकरण 2 से क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। सी की वैल्यू आ गई 3, है ना, 5 में से 2 घटा दिया। और यही सी की वैल्यू समीकरण 4 में रख दीजिए बेटा। तो समीकरण 4 से बताओ क्या बनेगा, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहां से बेटा डी की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9, डी की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से ABCD की वैल्यू आपने बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लिया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मैंने बताया कि वर्गाकार आव्यूह होने के लिए m बराबर n होना पड़ता है, रो और कॉलम को सेम सेम होना पड़ेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो देखो दो मैट्रिक्स दे रहा है और कह रहा है कि अगर ये समान है, युग्म समान होंगे, यानी दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो x y का मान क्या होगा। तो चलिए दो आव्यूह को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं, तो वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आइए करके देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी वाले सवाल बहुत ज्यादा हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको आव्यूहों की तुलना से एक सवाल 2 नंबर का जरूर मिलेगा हमारे बोर्ड में, इसमें कोई
शक सुबह नहीं है, आइए करके देखते हैं। तो बेटा जब तुलना करेंगे तो देखो 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल करेंगे। देखो यहां से x की वैल्यू आएगी -7/3। फिर यहां से तुलना करेंगे तो 5 बराबर y-2, तो y की वैल्यू 7 हो गई। फिर यहां से तुलना करेंगे तो देखो y प्लस 1 की वैल्यू 8, अगेन y की वैल्यू 7 आ गई, दोनों जगह से सेम वैल्यू आ गई है ना। और जब इसकी तुलना करेंगे बेटा तो देखो यहां पर 2 माइनस 3x की वैल्यू 4 है, 3x की वैल्यू 2 माइनस 4 है, x की वैल्यू -2/3 है। जब हम दो अवयवों की तुलना करते हैं तो सभी समीकरणों से x y की सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू अलग अलग आ रही है तो माना जाएगा कि वो दोनों अवयव इक्वल नहीं है, और अगर सेम आ गई तो माना जाएगा कि अवयव इक्वल है। देखो यहाँ y की वैल्यू तो सेम आई है बेटा, मगर x की वैल्यू सेम नहीं आई है। नहीं आई है का मतलब है ये दोनों अवयव किसी भी कीमत पर समान नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए युग्म समान होंगे, तो जवाब है कि किसी भी मान के लिए समान नहीं होंगे, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसका बी आंसर हो गया कि ऐसा तो ज्ञात करना ही संभव नहीं है, आप बराबर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप बराबर करोगे तो एक्स का मान सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा मतलब बराबर नहीं, क्योंकि अगर आप 7/-3 रखोगे तो ये वाला 4 के बराबर नहीं आएगा, और अगर -2/3 रखोगे तो ये वाला हल करके 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इस केस में ये अवयव कभी बराबर होंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3/3 कोटि के कुल कितने अवयवों की संख्या कितनी होंगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेटा 3/3 का एक अवयव है, इस तरीके से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3/3 के अवयव में इस तरीके से 9 अवयव होंगे। कह रहा प्रविष्टियां 0 या 1 है। 0 या 1 का मतलब है मैं यहां पर या तो 0 भर सकता हूं या 1, दूसरी कोई संख्या का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। ऐसे यहां पर भी या तो 0 भरूंगा या 1, 0 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 या 1। हर जगह सिर्फ दो ही चॉइस है, 0 या फिर 1, क्योंकि हमारे पास कोई और प्रविष्टि है ही नहीं। उसने पहले कह दिया आपको केवल 2 ही अंकों का प्रयोग करना है। तो बेटा पहले स्थान पर कितनी चॉइस, 2, या तो आप 0 रखोगे या 1, दूसरे पर भी 2, तीसरे पर भी 2, और इसी प्रकार से 9वें पर भी 2। सभी स्थानों के लिए केवल 0 1 यानी 2 चॉइस है। तो इस तरीके से 2 की पावर 9, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बारी, 9 टाइम्स, 9 बार है ना, क्योंकि 9 अवयव हैं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणन का मूलभूत सिद्धांत जो हमने क्रमचय संचय चैप्टर में पढ़ा था, कि अगर किसी काम को अलग अलग करने के m और n तरीके हों तो एक साथ करने के m गुणा n तरीके होते हैं। वैसे ही अगर यहां पर सभी स्थानों के 2 चॉइस है तो 9 अवयव भरने के 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बारी यानी 2 की घात 9, जिसे 512 कहते हैं। तो 512 तरीके हो जाएंगे, यानी 512 अलग अलग अवयव बनाए जा सकते हैं, है ना। जितने नए नए तरीके से आप भरोगे उतने ही नए नए अवयव तैयार करोगे। तो 512 भरने के तरीके हैं, माने 512 ही अवयव बनाए जा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।